हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके बैंक पीओ एग्जाम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जनरल अवेयरनेस के बारे में। और आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस इज कंसिस्टेड ऑफ थ्री मेजर पोर्शंस। द फर्स्ट वन इज करंट अफेयर पार्ट, द सेकेंड वन इज बैंकिंग अवेयरनेस एंड द थर्ड वन इज स्टैटिक जीके। और आपको बता दें कि स्टैटिक जीके जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है आपके कट ऑफ में, क्योंकि ये स्टैटिक है। अगर एक बार आप पढ़ ले तो इन डेटा को आप हमेशा यूज कर सकते हैं, या कहें कि एक तरीके से आपकी जनरल नॉलेज, जीके का मतलब ही है जनरल नॉलेज, और स्टैटिक जनरल नॉलेज है जो आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराता है कि आपको हाँ अपने देश के बारे में या किसी भी रिलेटेड इश्यूज के बारे में पता है। और स्टैटिक जीके जो होता है वो आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी लेके जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 3 में। टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द लेक्चर नंबर 1 एंड 2। अगर किसी वजह से आपने क्लास नहीं देखी है लेक्चर नंबर 1 एंड 2 तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि 1 में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था क्रॉप्स के बारे में, सेकेंड में हम लोगों ने एमसीक्यूज किए थे जो कि रिलेटेड थे आपके क्रॉप्स से। क्रॉप्स में भी क्या कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, यानी कि कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है किसी पर्टिकुलर चीज का। लेकिन आज का जो हमारा क्लास होगा इसमें दो चीजें इंक्लूडेड होंगी। एक तो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ रिवॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि क्रॉप से रिलेटेड क्रांतियों के भी बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से। So let's see what is the question number 1. The question number 1 is, which of the following state or union territory is the largest producer of rubber? ठीक है, रबर के बारे में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। What are the options? Let's see. A. Assam, B. केरल, सी तमिलनाडु, डी ओडिशा एंड इवन इज आंध्र प्रदेश। यानी कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पहले तो राइट आंसर देख लेते हैं, फिर आपको इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी बताएंगे। तो राइट आंसर है आपका केरल, यानी कि बी इज द राइट आंसर। और आपको बता दें जैसे कि रबर हो गया, रबर की हम बात कर ले, चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे कि आपका रबर है, जूट है, फिर आपका अगर हम बात करें टोबैको है, या कहें कि जैसे कि आपकी ये सुपारी है, आपका कॉटन है। ये सारी जो क्रॉप्स होती हैं इनको एक पर्टिकुलर नेम से जाना जाता है, इनको एक पर्टिकुलर नेम इनको दिया गया है। क्या? दे आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। इनको क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप्स। अगर हिंदी में बात करें तो इन्हीं को बोला जाता है नकदी फसल। क्या बोलते हैं? नकदी फसल। अब इनको नकदी फसल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर नॉट टू कंज्यूम। अब टोबैको की बात करें तो कंज्यूम करने के लिए है, बट ये कैश क्रॉप में ही आपकी काउंट होती है। क्योंकि अगर आपको पता होगा, चाहे अगर हम बात करें जितने भी आपके जो आबकारी वाली चीजें, जैसे कि अगर हम वाइन्स की बात कर लें, सिगरेट्स की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें टोबैको की, इन सब पे सबसे ज्यादा टैक्स होता है। और सबसे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को अगर किसी सेक्शन से मिलता है तो वो यही सारी चीजें आपकी सिगरेट, वाइन एंड टोबैकोज एंड गुटखा, सुपारी, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इनको भी कैश क्रॉप माना जाता है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बिजनेस या ट्रेड के लिए ही बेसिकली होती है, नॉट फॉर द कंज्यूम। ठीक है, कंज्यूम करने के लिए या उनका उपभोग करने के लिए नहीं होती हैं। तो ये नकदी फसलें हैं। अच्छा, रबर आप देखिए, रबर का प्रयोग हर जगह होता है। आप चाहे टायर्स हो आपके, अलग अलग जगह पे, बहुत जगह पर रबर का यूज होता है। तो केरल में क्या होता है? केरल में रबर के पेड़ होते हैं। अब उसमें से रबर निकालने के लिए एक पाइप सा लगाया जाता है, जहां से एक पेड़ के अंदर छेद होता है, या जहां से रबड़ निकल रही होती है
उस एक तरीके से पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम बना दिया जाता है और उसमें एक बाल्टी लटकी होती है जिसमें रबर जो है वो कलेक्ट होता रहता है और फिर इसी रबर से जो अलग अलग यानी कि वेरियस प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि बहुत सारे फिर रबर से क्या बनाए जाते हैं आपके कई सारे अलग अलग उत्पाद। तो सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज केरल। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आ रही है, आपके करंट की ही है, आपको बता दें जो अगर के पेड़ होते हैं, अगर क्या होता है? अगर कहाँ पे है आपके? अगरतला नाम सुना है? अगरतला किसकी कैपिटल है? त्रिपुरा की। यही कारण है कि अगरतला बोलते हैं, क्योंकि त्रिपुरा में अगर के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, जिनसे अभी कहा जाए कि पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रहा है। किस चीज को लेकर? उससे बने हवन सामग्री, उससे बने हुए परफ्यूम्स, उनसे बनी हुई लकड़ियां जो हैं वो औषधि के रूप में बहुत काम आती हैं और साथ ही साथ बहुत बड़ी बड़ी डिसीजेस से भी फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा पेड़? आपका अगर का। ये पेड़ देख के मुझे अगर का पेड़ याद आ गया। कुछ इसी तरीके से होते हैं लेकिन वो थोड़े से और भी पतले होते हैं। तो त्रिपुरा में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिनका एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। ये करंट का फैक्ट था, इसलिए मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज which of the following state or union territory is the largest producer of oil seeds? Oil seeds निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि तेलों जो तिलहन की खेती होती है उसके जो बीज होते हैं उसके लिए सबसे बड़ा कहें कि उत्पादक राज्य कौन सा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ऑप्शंस क्या हैं? ए हरियाणा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश एंड इवन इज आंध्र प्रदेश। तो तेल बीज में मैंने आपको 2 फैक्ट बताए थे, उन दोनों फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे। द राइट आंसर इज गुजरात। किसके बारे में? गुजरात। और आपको बता दें कि जो सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ जो सीड होती है पूरी कंट्री में, कहें पूरे वर्ल्ड में भी अगर देखा जाए, तो ऑयल का प्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा होता है वो किस सीड से होता है? सोयाबीन से होता है। किससे? सोयाबीन से। तो अगर जैसे अब जरूरी नहीं है कि ऑयल सीड में सिर्फ हम सोयाबीन ही कंसीडर कर रहे हैं, हम सनफ्लावर, आपका मस्टर्ड, सोयाबीन और साथ ही साथ आपका अगर हम बात करें ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, इन सब के तेलों की बात कर रहे हैं। जो तिल होता है आपका उसका सारी चीजों की बात कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए यानी कि चाहे मस्टर्ड हो, है ना, चाहे मस्टर्ड हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे ग्राउंडनट हो, तब आंसर आपका गुजरात होगा। क्या होगा आंसर? देन द आंसर विल बी गुजरात। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से पूछे तो देखिएगा, जैसे सोयाबीन और मूंगफली की अगर हम बात कर लें तो सोया और मूंगफली में जो कि सबसे ज्यादा ऑयल सीड यही दोनों हैं भारत में, तो उसके अकॉर्डिंग तो आंसर गुजरात है। लेकिन यही आंसर अगर आपसे कुछ डिफरेंट वे में पूछा होता, कुछ अलग तरीके से पूछा होता कि मस्टर्ड सीड जो है यानी सरसों के बीज में कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है या फिर सबसे बड़ा उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, देन द आंसर विल बी राजस्थान स्टेट। ठीक है, तब आंसर आपका राजस्थान हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑप्शन अपने गलत लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजस्थान होगा या गुजरात होगा। तो ध्यान रखिए, गुजरात जो है ओवरऑल सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑफ ऑयल सीड्स, लेकिन अगर बात सिर्फ पर्टिकुलरली मस्टर्ड सीड्स की होगी देन आंसर विल बी राजस्थान। ठीक है, इसके बाद अगर कौन सा स्टेट इसे फॉलो करता है देन आंसर विल बी एमपी। दोनों ही पड़ोसी हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका राजस्थान एंड सेकेंड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश। इट मीन्स इट इज फॉलोड बाय एमपी। तो याद रखिएगा दोनों फैक्ट्स। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा, which of the following state
और यूनियन टेरिटरी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। ऑप्शंस क्या है? ए हरियाणा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश and even is Andhra Pradesh. Then what will be the right answer? Which of the following state or union territory is the largest producer of pulses? Then answer will be मध्य प्रदेश। मैंने इसका एक लॉजिक भी आपको बताया था कि क्यों एमपी जो है वो इस बार लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में उभरा है या आया है। उसका रीजन है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे मैप के थ्रू कि क्यों ऐसा हुआ है इस बार। ठीक है, लास्ट कुछ ईयर से या कहें कि ये ट्रेडिशनली भारत में ऐसा होता आया है, जैसे कि एक साल फॉर एग्जांपल ओनियन यानी कि प्याज के दाम बहुत ज्यादा हाइक हुए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो क्या हुआ, इस स्टेट में यानी एमपी में, राजस्थान में और आपके गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर कहीं यूपी में, हर जगह फार्मर्स ने क्या डिमांड कर दी कि भैया जो है वो सबसे ज्यादा फायदा ओनियन में है, यानी कि सबसे ज्यादा जो बिकता है या सबसे ज्यादा जो प्राइस हाइक होते हैं वो ओनियन के होते हैं। अब इन्होंने भी ओनियन प्रोड्यूस कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, इन्होंने भी कर दिया। अब क्या हुआ, डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो गई, तो ऑटोमेटिक प्राइस क्या हो जाएंगे, डिमिनिश, यानी कि पूरी तरीके से प्राइस कम हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। अब क्या होगा, बाकी भी कुछ नहीं प्रोड्यूस किया, अब इसकी वजह से क्या होगा, एक तो इसके प्राइस कम हो गए और दूसरे जो क्रॉप्स यहाँ पे लगाई जा सकती थी ऑनियन के अलावा वो लगाई नहीं गई, अब उनके प्राइस क्या हो जाएंगे, हाइक। जो क्रॉप नहीं लगाई गई उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, हाइक, और जो क्रॉप बहुत ज्यादा लगाई गई उसके प्राइस हो जाएंगे क्या, बिल्कुल कम। तो दोनों ही कंडीशन में नुकसान ही है पब्लिक का। इधर देखेंगे ट्रेडर्स का नुकसान है, फार्मर्स का नुकसान है, और यहाँ पर देखें तो पब्लिक का पूरी तरीके से लॉस है क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक हो जाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया फिक्स किए जाएंगे, जिसकी वजह से और जहां पे सबसे मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होगी, सबसे ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां, वहां पर वही फसल उगाई जाएगी। तो एमपी को पाया गया था कि दालों के लिए एमपी में बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है, इसीलिए भारत सरकार ये एक पॉलिसी अभी केवल कहें कि एक प्रोसेस में ही है, अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई है, एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट ही चल रहा है, अभी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही इस बार देखा गया कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हर बार एक क्विंटल, इट इज जस्ट सपोज इट, ठीक है, कि हर बार 1 क्विंटल अगर प्रोड्यूस होती थी दालें तो इस बार 1.5 हुई है, यानी आधे का फायदा हुआ है। और ये किसकी वजह से हुआ, इसी पॉलिसी की वजह से कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में सिर्फ दाल ही दाल प्रोड्यूस की जाए, और इसकी वजह से क्या हुआ है, प्रोडक्शन भी बढ़ा और साथ ही साथ जितना जरूरी है उतना ही ओवर प्रोडक्शन नहीं हुआ है। लेकिन भारत पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्सपोर्ट की कंडीशन में आया है, यानी निर्यात करने की स्थिति में आया है, ना कि इंपोर्ट करने की स्थिति में। जबकि हर बार क्या होता था कि इंपोर्ट करना पड़ता था, बट दिस टाइम नाउ वी आर इन द सिचुएशन टू एक्सपोर्ट। ठीक है, हम एक्सपोर्टिंग कंडीशन में आ चुके हैं। अब ये पॉलिसीज का ही कहें कि रिजल्ट है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रिवॉल्यूशंस, यानी क्रांति से संबंधित क्वेश्चंस को अब हम यहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, व्हाइट रिवॉल्यूशन से। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, यानी कि जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है। श्वेत क्रांति का, ए शुगर से यानी चीनी से, बी राइस यानी चावल से, सी मिल्क यानी दूध से, डी वाटर यानी पानी से, एंड इवन इज ऑल ऑफ दी अबव यानी उपर्युक्त सभी। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध है आपके मिल्क से, यानी कि दुग्ध से। और यही रीजन है
कि भारत अब यूएसए के, अगर देखा जाए तो भारत इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑल्सो, यानी भारत जो है वो दुनिया का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। किसका? मिल्क का, यानी सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होता है दूध वो हमारे ही देश में होता है। इसमें पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, पाकिस्तान भी आई थिंक आपका 4th या 5th नंबर पे आता है, आई एम नॉट कंफर्म, बट पाकिस्तान भी इसमें काफी आगे है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इट इज अगेन रिलेटेड टू अ रिवॉल्यूशन, ठीक है। येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, यानी कि जो पीली क्रांति है, जिसे एक और भी नाम से जानते हैं हम, पीत क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत क्रांति, यानी कि येलो रिवॉल्यूशन। तो आपको बताना है येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। ऑप्शंस हैं आपके, ए पल्सेस, दालों से संबंधित है, बी गोल्ड यानी सोने से संबंधित है, सी सॉइल यानी मिट्टी से संबंधित है, डी ऑयल सीड्स यानी कि तेल बीजों से संबंधित है, या फिर ई नन ऑफ द अबव, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं बल्कि कुछ और ही है जो येलो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। अब देखिए पल्सेस की बात करें तो आपको लग रहा होगा येलो है, गोल्ड की बात करें तो लग रहा होगा येलो है, सॉइल की बात करें, आपने एक प्रोवर्ब भी सुनी होगी, एक कहावत है कि हर पीली चीज सोना नहीं होती, तो यहाँ पे देखिए पीली चीज मिट्टी भी होती है और सोना भी। अब देखेंगे चौथा ऑप्शन क्या है आपका, ऑयल सीड्स, एंड द 4th वन इज द करेक्ट आंसर, यानी जो पीली क्रांति है वो आपके ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो तिलहन की खेती से, तिलहन का क्या मतलब है, वो सारे के सारे क्रॉप्स, वो सारी के सारी प्रोड्यूस जो कि किसमें सपोर्ट करती हैं, आपके ऑयल प्रोडक्शन में। अब वो चाहे किसी भी चीज का तेल हो, तिल का हो या फिर सरसों का हो यानी मस्टर्ड, आपका सोयाबीन हो, ग्राउंड नट हो, कोई भी, सारे के सारे इससे रिलेटेड जो रिवॉल्यूशन हुई थी उसको क्या बोलते हैं, उस क्रांति को येलो रिवॉल्यूशन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। यहाँ पे ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, यानी कि ब्लू जो क्रांति है या कहें कि ब्लू रिवॉल्यूशन है, नीली क्रांति, ये किससे संबंधित है? फसल भी हो सकती है या कुछ और भी। ए फिश यानी मछली उत्पादन से या फिर कहें मत्स्य उत्पादन से, बी ओशंस यानी महासागरों से संबंधित है, सी मिल्क यानी दूध के प्रोडक्शन से संबंधित है, डी वाटर यानी पानी के प्रोडक्शन से संबंधित है, या फिर ई ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरयुक्त सभी से संबंधित है ब्लू रिवॉल्यूशन। तो राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज फिश, यानी कि मत्स्य उत्पादन, मछली के उत्पादन से संबंधित है आपका कौन सा रिवॉल्यूशन? ब्लू रिवॉल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 इज पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति। पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। आपको पता है कि हम लोग ऑलरेडी डिटेल में क्लासेस कर चुके हैं, ये आपकी आज एमसीक्यू के फॉर्म में एक्सरसाइज चल रही है जो कि एक्सरसाइज नंबर 2 है, क्योंकि जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें भी हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी, ठीक है। तो पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, यानी कि गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? ए फ्लावर्स यानी फूलों की खेती से, बी फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों से, सी फ्रूट्स यानी फलों से संबंधित है, या फिर डी ऑयल सीड्स यानी तेल बीजों से संबंधित है, या फिर ई नन ऑफ दी अबव यानी उपरयुक्त में से कोई नहीं बल्कि कुछ और ही होगा इसका आंसर। सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे पिंक रिवॉल्यूशन जो है वो दो चीजों से संबंधित है। एक तो है आपका क्या जो यहाँ पे दिया हुआ है फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, दूसरा होता है प्रॉन्स
यानी कि झींगे। तो झींगे के उत्पादन से भी संबंधित जो रिवॉल्यूशन है, जो क्रांति है, उसको भी हम पिंक रिवॉल्यूशन ही कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखिएगा, फर्टिलाइजर्स एंड प्लस प्रॉन्स, यानी कि झींगे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द टुडेज लास्ट क्वेश्चन. The last question is also related a revolution. So let's discuss red revolution. Red revolution is related to which of the following crop? यानी कि लाल क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है, किस क्रॉप से है? ए फ्लावर के यानी फूलों के, बी फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों की फसल से, सी फ्रूट्स यानी फलों की फसल से, डी ऑयल सीड्स यानी तेल बीजों से संबंधित है, या फिर ई फ्लैश यानी मांस के उत्पादन से संबंधित है। कौन सा रिवॉल्यूशन? रेड रिवॉल्यूशन। तो अगेन रेड रिवॉल्यूशन भी आपके दो क्रॉप्स से संबंधित है। तो पहले तो आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा आपका फ्लैश, यानी मांस के उत्पादन से संबंधित है रेड रिवॉल्यूशन, लेकिन अलॉन्ग विद टोमेटोज क्रॉप। ठीक है, किसके साथ? यानी कि जो आपके ये टमाटर होते हैं, टमाटर की खेती से भी संबंधित है। यानी कि टमाटर और फ्लैश दोनों की ही क्रांति किससे है? रेड रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ जो आपकी छूट गई है वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। एक तो याद रखिए सिल्वर रिवॉल्यूशन। कौन सा? सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एग, यानी कि अंडे के उत्पादन से संबंधित है आपकी सिल्वर क्रांति। ठीक है, सिल्वर। और दूसरा एक और याद रखिएगा, रेनबो। रेनबो, रेनबो किससे संबंधित है? रेनबो जब नाम लिया जाता है रेनबो रिवॉल्यूशन का, तो इसका मतलब आता है इसमें वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं, यानी कि बहुत सारी क्रॉप्स को मिलाकर जो रिवॉल्यूशन चलाया गया था उसको क्या बोलते हैं? रेनबो रिवॉल्यूशन। अब इसी तरीके से एक और याद रखिए, जो सबसे पहला था ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। तो ये संबंधित था बेसिकली किससे? आपके खाद्यान्नों से, यानी कि ग्रेन्स से। ठीक है, यानी अनाज से। तो ये तीन भी याद रखिएगा। साथ साथ जो हमने एमसीक्यूज के फॉर्म में किया वो तो है ही, उसके अलावा सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एग, रेनबो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द वेरियस प्रोडक्ट्स, एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द ग्रेन्स, यानी अनाज से या खाद्यान्न से संबंधित है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल बैक टू यू विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, keep learning, keep earning, because learning is earning. So bye bye and take care.